नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। समस्या: धन, दौलत, पद और प्रतिष्ठा के लोभ लालच में उत्कृष्टता का परित्याग कहाँ तक उचित है? समाधान: मनुष्य एक महान व्यक्तित्व है। उसका सबसे पहला लक्ष्य उत्कृष्टता ही है, बाद में धन, दौलत, पद और प्रतिष्ठा। उत्कृष्टता मनुष्य का भाव पर्यायी है। जिसने लोभ, लालच, अयोग्य उदाहरणों से प्रेरित होकर उत्कृष्टता का परित्याग कर दिया, उसने फिर अपने पास रखा ही क्या? भौतिक विभूतियों को प्राप्त करने के लोभ में जो दिव्य तत्व उत्कृष्टता का त्याग कर देता है, वह उस मनुष्य की तरह ही मूर्ख माना जाएगा जो रंगीन कांच के लोभ में हीरे मोती का त्याग कर देता है। कहाँ तो छाया की तरह चंचल, बादल की तरह अस्थिर और नश्वरता के दोष से दूषित विभूतियाँ, जिसका भावाभाव दोनों ही दुखदायी होते हैं, और कहाँ मन, बुद्धि और आत्मा के साथ समग्र व्यक्तित्व को तेजस्वी बना देने वाली उत्कृष्टता। इतना अंतर होते हुए भी जो उत्कृष्टता की अपेक्षा भौतिक विभूतियों को अधिक महत्व देकर निकृष्टतम बन जाने को तैयार है, उसकी बुद्धि, भाग्य और उपलब्धि पर तरस ही खाना पड़ेगा। भौतिक विभूतियों और लौकिक संपदाओं का भी अपना एक महत्व है, किंतु उसी सीमा तक जिस सीमा तक उनकी प्राप्ति का प्रयत्न और उपलब्धि मनुष्य की उत्कृष्टता को प्रभावित न कर पाए। जिस बिंदु से भौतिक और लौकिक संपदाओं की ऐशना उत्कृष्टता को प्रभावित करने जाए, वहीं से सर्वथा त्याज्य बन जाती है। जीवन जीने की कला पुस्तक, पृष्ठ 58-59। समस्या: दहेज को प्राचीन परंपरा कहा जाता है, लेकिन क्या आज भी उसका वही स्वरूप है जो पहले था? समाधान: 19वीं शताब्दी के मध्य तक यह एक स्वैच्छिक उपहार और पवित्र स्नेह के प्रतीक के रूप में माना जाता था। परिवार में कन्या ही एकमात्र ऐसी हुआ करती थी जिस पर बड़े बूढ़े माता पिता तथा बड़े भाइयों का सर्वाधिक स्नेह हुआ करता था। इतने दिनों तक आंगन में खेलने कूदने वाली लाडली बेटी की विदाई पर उसे कुछ उपहार देकर विदा करना स्नेह का प्रतीक है। बालिका के किसी भी संकट के समय की सहायता के पाथेय रूप में डाली गई उक्त परंपरा ने अभी कुछ वर्षों में इतना विभत्स रूप धारण कर लिया है कि हर बेटे वाला उसे न केवल अपना अधिकार मान बैठा है, अपितु अब तो जानवरों की तरह विवाह योग्य लड़कों की विधिवत नीलामी होने लगी है। जो जितना अधिक दे, उसी की कन्या से शादी। इस भौणी परंपरा से निर्धन घरों को उजाड़ कर रख दिया है। हजारों लाखों कन्याएं अपनी भावनाओं का गला घोंटकर बूढ़ों और विधुरों के पल्ले बांध दी जाती हैं, क्योंकि उनके अभिभावक समुचित दहेज जुटाने में असमर्थ रहते हैं। उच्च शिक्षित कन्याओं के लिए तो यह एक प्रकार की फांसी के फंदा ही है। कम पढ़ी लिखी का तो सामान्य परिवार में कम दहेज में भी विवाह हो सकता है, किंतु शिक्षित परिवारों का टेढ़ा मुंह हजारों में सीधा नहीं होता। पैसों की इस अनियंत्रित लालसा ने जब से पैर फैलाए संस्कारों की महत्ता समाप्त हो गई। अब विवाह दो आत्माओं का, दो परिवारों को जोड़ने वाला नहीं, तोड़ने और काटने वाला फरसा बन गया है। उसकी प्रतिच्छाया पारिवारिक कलह, अशांति, उद्विग्नता और अपराधों के रूप में घर घर देखी जा सकती है। जब तक इस नासूर से नहीं निपटा जाता, सामाजिक सुख शांति और व्यवस्था की कल्पना ही निरर्थक है। पुस्तक विवाह यज्ञ है, इसे उद्भट उत्पाद जैसा न बनाए। प्रश्न 15-16। समस्या: प्राचीन काल में हमारे देश का गौरव उच्च शिखर पर था, क्या आज ऐसा संभव नहीं है? समाधान: प्राचीन काल में देश का गौरव उच्च शिखर पर पहुंचाए रखने का सारा श्रेय यहाँ के लोक सेवियों का है। वे अपना सारा समय दो कार्यों में खर्च करते थे। एक, अपना व्यक्तित्व उच्च कोटि का विनिर्मित करना ताकि जनता पर उसका उचित प्रभाव पड़ सके। दो, निरंतर अथक परिश्रम तथा अनवरत उत्साह के साथ जनमानस में उत्कृष्टता भरने के लिए संलग्न रहना। साधु, ब्राह्मण और वानप्रस्थों की यही परंपरा एवं कार्य पद्धति थी। उसकी संख्या जितनी बढ़ती थी, उसी अनुपात से राष्ट्रीय जीवन की हर दिशा में समृद्धि का अभिवर्धन होता चलता था। यही रहस्य था अपने गौरवमय इतिहास का। दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि वे तीनों संस्थाएं आज नष्ट हो गईं। ब्राह्मण, साधु और वानप्रस्थ तीनों ही दिखाई नहीं पड़ते। उनकी तस्वीरें और प्रतिमाएं बड़ी संख्या में घूमती फिरती नजर आती हैं, पर उनका लक्ष्य, आदर्श और कर्तव्य सर्वथा विपरीत हो गया। ऐसी दशा में उनकी उपयोगिता भी नष्ट हो गई। अब इस अभाव की पूर्ति दूसरी तरह से करनी होगी। हम गृहस्थ लोग ही थोड़ा थोड़ा समय निकालकर लोक मंगल की सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन करना अपना धर्म कर्तव्य समझें और उसके लिए निरंतर कुछ न कुछ योगदान देने के लिए तत्परता प्रकट करने लगें।
तो उस आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है जिस पर प्रगति का सारा आधार अवलंबित है। यदि हमारे मन में राष्ट्रीय प्रगति और सामाजिक उन्नति के लिए व्यक्तिगत लाभों जैसी दिलचस्पी पैदा हो जाए तो हम व्यस्त दिखाई देने वाले लोग भी थोड़ा थोड़ा योगदान करके ऐसे सामूहिक अभियान चला सकते हैं जिनसे वर्तमान दुर्दशा का कायाकल्प होने में देर न लगे। आवश्यकता ऐसे लोगों की है जिनके अंतःकरण में देशभक्ति, समाज सेवा, परमार्थ एवं लोकमंगल के लिए कुछ करने की उमंग भरी भावनाएं लहरा रही हों। ऐसे ही नर रत्न अपना जीवन धन्य करते हैं, अपने समय की महत्वपूर्ण भूमिकाएं संपादित करते हैं। नैतिक शिक्षा भाग 2 पृष्ठ 88-89। समस्या, हरियाली तीज के पर्व को किस उद्देश्य के साथ मनाना चाहिए? समाधान, श्रावण के शुक्ल पक्ष की तीज मुख्य रूप से वृक्षों का ही त्यौहार है। यह समय ऐसा होता है जब वर्षा भली प्रकार आरंभ हो जाती है और पृथ्वी माता हरित परिधान धारण कर लेती है, जबकि खेत, मैदान, वन, उपवन हर जगह की हरियाली नेत्रों को सुख देने लगती है। प्रकृति की शोभा निखर कर मन को प्रफुल्लित करती रहती है। इस पर्व पर केवल प्राकृतिक छटा को देखकर आनंदित होना ही हमारे कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर सकता। इस दिन हमको अपने देश की उद्भिज संपत्ति के संबंध में भी कुछ विचार करना चाहिए और उसकी वृद्धि तथा रक्षा के कार्य में कुछ सहयोग देना चाहिए। यदि इस दिन प्रति घर के पीछे एक नया पेड़ लगाने का नियम बना लिया जाए तो कुछ ही समय में हमारे पूरे का पूरा देश एक हरा भरा बगीचा बन सकता है जिससे समस्त प्राणी अपरिमित लाभ उठा सकते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हरियाली तीज के दिन या तो कोई पौधा लगा दें या उपयुक्त समय पर लगाने का निश्चय करके उसकी व्यवस्था कर दें। साथ ही यह भी परमावश्यक है कि जो पौधा हम लगाएं उसकी देखभाल करना, पानी देना आदि का काम भी तत्परता से करें, क्योंकि पौधा लगाने का तात्पर्य उसे पाल पोस कर वृक्ष बना देने से ही है। त्योहार और व्रत पृष्ठ 32-33। दूसरों की निंदा करके आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। धन्यवाद।